ज्ञान और स्वाध्याय की तरंगों में आप्लावित सभी मुमुक्षु साथियों को जय जिनेन्द्र। हम लेशिया के संबंध में बात कर रहे हैं और लेशिया एक ऐसा तत्व है कि जिसकी चर्चा आगमों में जगह जगह आई है, परंतु इसको जितना ही समझें उतना ही ज़्यादा ये गहरा विषय और बड़ा मार्मिक और बड़ा सूक्ष्म विषय बनता जाता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि लेशिया का क्या रहस्य है। तो उसी को पिछली मीटिंग में हमने कुछ बातें की थी लेशिया के संबंध में, उसी को और आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आज की मीटिंग में हम ये जानेंगे कि लेशिया क्या है। लेशिया एक ऐसा बिंदु है जहाँ किसी व्यक्ति का रूपांतरण संभव होता है। ज्ञानियों ने उस बिंदु को खोजा और उसे लेशिया का नाम दिया। ऐसे तो महाभारत में भी इस प्रकार के भावों के उतार चढ़ाव की बात आई है, बड़े विस्तार से आई है और ग्रंथों में भी आई है, परंतु लेशिया का नाम नहीं है वहाँ। ये लेशिया पद, लेशिया का जो नाम है, ये संज्ञा जो है, ये जैन दर्शन की एक विशिष्ट अपना टेक्निकल वर्ड है ये, और ये एकदम इतना सटीक और इतना सार्थक है। यानी लेशिया वो तत्व है जो कि आने वाली, आकर्षित होने वाली, स्पंदन से आकर्षित होने वाली कर्म वर्गणाओं को जो चिपकाने का कार्य करती है। योग और कषाय से अनुरंजित होकर जो उसी वर्ण की, उसी टेंडेंसी की, उसी इक्वेशन की और उसी एम्पलीट्यूड की जो तरंगें आती हैं ना, तो उन तरंगों को लेशिया का नाम दिया है। तो आत्मा के भावों को भाव लेशिया कहा, और जिन पुद्गलों को संयोग से आत्मा के वो अच्छे बुरे भाव बनते हैं उनको द्रव्य लेशिया कहा। आचार्य अभयदेव सूरी ने बताया कि द्रव्य वर्णाओं की सन्निधि से होने वाला जीव का परिणाम लेशिया है। उदाहरण दिया कि जैसे स्फटिक मणि है और वो स्वच्छ और सफ़ेद होती है बिल्कुल, और जिस रंग का धागा उसमें पिरोया हो उसी रंग की वो प्रतिभासित होने लगती है। मणि तो वैसी की वैसी ही है, उसका रंग नहीं बदला है, वो स्वच्छ और सफ़ेद जैसी थी उसी रूप में है, परंतु प्रतिभासित होती है, मालूम देने लगती है, उसी रंग की प्रभावित होता है। इसी प्रकार से जीव पुद्गल से प्रभावित होता है, पुद्गल भी जीव से प्रभावित होता है। तो भाव लेशिया के वर्गों में परस्पर परिणमन हो सकता है, और उस परिणमन का आधार जो है, जो भाव लेशिया वो कैसी विशुद्ध है या अविशुद्ध है, वो उस आधार पर होता है। लेशिया का निर्माण कर्म वर्गना से होता है। जीव जब तक कार्मल वर्गनाओं को आकर्षित करता है, यानी जब तक योग रहता है, स्पंदन रहता है, वहाँ तक लेशिया रहती है। 14वें गुण स्थान में जहाँ अयोगी हो जाता है तब ही लेशिया छूटती है। तो लेशिया का अस्तित्व 14वें गुण स्थान में ही वहाँ तक रहता है। योगों और कषायों के मिश्रण से 6 लेशियाएँ बनती हैं। जब तक हमारे कषाय तीव्रतर और तीव्र स्तर पर होते हैं, तब उन लेशियाओं के नाम होते हैं क्रमशः कृष्ण, जो बहुत तीव्रतम कषाय, और उसके बाद तीव्रतर कषाय में नील, और फिर तीव्र में कापोत, और जब उनका अप्रशस्त से प्रशस्त रूप में परिणमन होने लगता है तो कषायों का स्तर भी मंदतर और मंदतम होता है। तो मंद कषाय तेजोलेशिया, और मंदतर कषाय पद्मलेशिया, और मंदतम कषाय शुक्लेशिया। और जब कषाय नहीं रहते, सिर्फ योग रहता है, सहयोगी केवली गुण स्थान, वहाँ पर योग रहता है परंतु कषाय नहीं होता, वितरागता आ जाती है, तो उस योग के निमित्त से आने वाली जो लेशिया है, बनने वाली जो लेशिया है,
उसको कहते हैं परम सुख लेशा। और वो शैलेशी अवस्था जिस समय आ जाती है, यानी योग का स्पंदन बिल्कुल अकंपित हो जाता है, अकंप हो जाता है जीव, उस समय शैलेशी अवस्था, तो उस अवस्था में जीव को अलेशी कहते हैं। द्रव्य लेशिया जो हैं उनको तेज, ज्योति, किरण, मंडल, बिंब, ज्वाला, वर्ण, ये कोई भी शब्द द्रव्य लेशिया के लिए प्रयुक्त होते हैं। और अध्यवसाय, अंतःकरण, आत्मपरिणाम, वृत्ति, ये शब्द भावलेशिया को सूचन करते हैं। आत्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार शुभ या अशुभ पुद्गल ग्रहण करती है और उन पुद्गलों के अनुसार ही आत्मा की विचारधारा बनती है। और जैसी विचारधारा बनती है, तो ये तो 6 बताए, मुख्य बताए, ऐसे तो लेशिया के असंख्य लेवल, असंख्य भेद हो सकते हैं। बस उनको मूल में मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया है। हाँ, आत्मा का स्वरूप तो हमेशा से पूर्ण, स्वच्छ और शुद्ध है। जैसे स्फटिक मणि कभी भी वो रंगीन नहीं होती, ऐसे ही आत्मा किसी भी अवस्था में, किसी भी समय कभी भी अशुद्ध नहीं होती, हमेशा शुद्ध रहती है, त्रिकालिक शुद्ध है। तो भी कर्म वर्गणाओं के, कर्म पुद्गलों के आवरण से आवृत होने के कारण हमारी चेतना, उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। और कर्म से उत्पन्न होने वाली वह विकृति कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। और उसकी कम और ज़्यादा होने के आधार पर अच्छे बुरे विचार बनते हैं। और विचारधारा की जो शुद्धि और अशुद्धि होती है, तो वो परिणामों में अनंत गुना अंतर होता है एक दूसरे परिणामों में। तो आत्मा और कर्म को जोड़ने वाला और उसको, उसमें चिपकाहट, श्लेष करने वाला, लिप्त करने वाला जो सेतु है, उसको लेशिया कहते हैं। तो लेशियाओं के नाम द्रव्य लेशियाओं पर आधारित हैं। मनुष्यों की और तिर्यंचों की द्रव्य लेशिया भी बदलती रहती हैं और भावलेशिया तो बदलती हैं, किंतु नारकी और देवता के अंदर द्रव्य लेशिया वही की वही रहती है, बदलती नहीं है। और भावलेशिया उनकी भी बदलती हैं। तो लेशिया एक ऐसा बिंदु है जहाँ रूपांतरण संभव होता है। ज्ञानियों ने उस बिंदु को खोजा और उसको लेशिया का नाम दिया। ये लेशिया एक चैतन्य का केंद्र है जहाँ पहुँचने पर व्यक्ति का रूपांतरण पूर्ण रूप से यू टर्न ले लेता है व्यक्ति, ऐसा उसका रूपांतरण होता है। हमारी चेतना के 3 स्तर होते हैं। स्थूल चेतना जो है वो स्थूल शरीर के साथ कार्य करती है। और दूसरा स्तर है लेशिया का स्तर, जो हमारे विद्युत शरीर यानी तेजस शरीर के साथ काम करता है। तीसरा हमारी चेतना का स्तर है अध्यवसाय का स्तर। ये बहुत सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है। ये कार्बन शरीर के साथ काम करता है। तो हमारे स्थूल शरीर, औदारिक और वैक्रिय, ये स्थूल शरीर हैं, और तेजस और कार्बन ये सूक्ष्म शरीर हैं। तो सबसे सूक्ष्म शरीर जो है कार्बन शरीर है, अति सूक्ष्म है। तो इन 3 चेतना स्तरों पर 3 तरह के चेतना केंद्र कार्य करते हैं। पहला है चित्त का चेतना केंद्र। इसका संबंध हमारे स्थूल शरीर से है। चित्त, मन और इंद्रियां ये सब स्थूल माने जाते हैं। और दूसरा जो है चेतना केंद्र क्या है, लेशिया चेतना केंद्र। ये हमारे तेजस शरीर के साथ में सबसे ज़्यादा कार्यरत रहता है। स्थूल शरीर से संबंध नहीं है ये। और लेशिया तंत्र हमारे भावों के निर्माण का तंत्र है। ये चेतना केंद्र तेजस शरीर के साथ सक्रिय और जागृत होता है। और तीसरा जो है अध्यवसाय का है, बहुत सूक्ष्म है, वो कार्बन शरीर के साथ में कार्य करता है। तो जितनी हमारी स्नायु संबंधी क्रियाएं होंगी, अस्थि मांस संयोजक, अस्थि मांस को मतलब मिलाने वाली, अस्थि मांस को संयोजित करने वाली जो हमारी नसें हैं, शिराएं हैं, और रीढ़ की हड्डी में जब वो चला जाता है सब कुछ हमारा स्नायुविक क्रिया में, तो फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमारा वो स्नायुविक क्रिया का प्रवाह, वो वैसा वैसा हमारी पहले हड्डियों, मांस को, हड्डी को
फिर नसों को मजबूत बनाता बनाता रीढ़ की हड्डी में भी वो जाकर और उसको भी सख्त और मजबूत भाग बना देता है। वो सारी ये शरीर स्थूल शरीर से संबंध रखती है सारी क्रिया। मन का कोई भी विचार, वाणी की कोई भी प्रवृत्ति और शरीर की कोई भी क्रिया या बुद्धि और चित्त की कोई भी क्रिया इस स्नायु तंत्र के मतलब संयुक्त हुए बिना नहीं होती। स्नायु तंत्र दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानवाही स्नायु और क्रियावाही स्नायु। जिसको कहते हैं न्यूरॉन्स, वो ज्ञानवाही स्नायु होते हैं। तो दोनों प्रकार के स्नायु इन सारी क्रियाओं को संपादित करते हैं। स्नायु नाड़ी तंत्र, नाड़ी संस्थान में ये सारे कार्य होते हैं। पर लेशा के लिए इन स्नायु तंत्र की कोई भी अपेक्षा नहीं रहती। लेशा स्नायुओं से परे, स्थूल शरीर से भी परे है और वो सूक्ष्म शरीर पर, अध्यवसायों पर और विद्युत शरीर पर ही कार्य करती है। देखिए, सबसे सूक्ष्म है हमारे अध्यवसाय। सिलाई का धागा होता है ना, सिलाई करने वाला धागा कितना बारीक होता है। अब उसके अंदर भी आप देखिए तो छोटे छोटे तंतु नजर आएंगे, यानी वो भी बहुत सारे तंतुओं से मिलकर बना है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले बनते हैं अध्यवसाय, और अध्यवसायों की सघनता होती है तो आत्म परिणाम बनते हैं। आत्म परिणाम बहुत सारे इकट्ठे होते होते जब वो सघन हो जाते हैं तब बनते हैं भाव। यहाँ तक हमारी चेतना का, चित्त का स्तर रहता है, इस चित्त के स्तर पर होते हैं। और उसके बाद फिर जब वो विचार में परिवर्तित होते हैं भाव, तो वहाँ मनोवर्णा मतलब वर्णा से संबंधित हो जाते हैं, पौद्गलिक हो जाते हैं। तो विचार हमारे पौद्गलिक हैं, क्योंकि वो मनोवर्णा से, जैसी द्रव्य मनोवर्णा, द्रव्य मन की मन होती है वर्णनाएँ, वैसी ही भाव मन की वर्णनाएँ आती हैं। तो लेश्या वहाँ पर विचारों में आ जाती है। तो लेश्या के लिए स्नायुओं की भी कोई अपेक्षा नहीं और स्थूल शरीर की भी अपेक्षा नहीं, उससे ही परे है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मनियंत्रण जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा उस स्तर पर होता है। आत्मनियंत्रण यानी सहानुभूति जो है, बेचैन प्रणाली, अथवा एक तो वो है हमारा एक प्रकार का आत्मनियंत्रण, वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। और एक है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, तो वो स्वैच्छिक होता है। तो आत्मशोधन जो है ना, वो किसके तंत्र होता है? स्वैच्छिक वाले के, स्वैच्छिक वाले लेशा के स्तर पर होता है। हमारे व्यक्तित्व के तीन पहलू हैं, भाव, विचार और व्यवहार। व्यवहार हमारी कायिक प्रवृत्ति है, आचरण है। विचार मानसिक प्रवृत्ति है। ये दोनों हमारे स्नायुओं से संबंधित, स्नायुओं से संबंधित है। नहीं, ये हमारे जिसको कहते हैं न्यूरॉन्स। तो ज्ञान तंतु और क्रिया तंतु, तो उनको कहते हैं स्नायु। तो ये मतलब भाव और विचार, यानी हमारा आचरण मानसिक प्रवृत्ति है, विचार मानसिक प्रवृत्ति है और आचरण कायिक प्रवृत्ति है। अब इनको मानसिक और कायिक दोनों प्रकार के जो स्नायु हैं इनसे संबंधित है। मन और व्यवहार हमारी स्नायु प्रवृत्ति है और दोनों का संबंध स्नायु तंत्र से है। और भाव हमारी स्नायु प्रवृत्ति नहीं है, वो हमारी लेशा से होने वाली, लेशा से संबंधित होते हैं, वो स्नायु संबंधित नहीं होते भाव। तो व्यवहार पर नियंत्रण तो हम कर सकते हैं, संभव है। इस प्रकार बैठो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये हमारे स्नायुओं के आधार पर चलता है। वाणी पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, किंतु जब हमारा उस चेतना स्तर पर नियंत्रण कोई काम नहीं आता, भाव जगत में प्रवेश करते हैं जब, तो चेतना स्तर पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते। तो योग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? क्रियात्मक आचरण। तो योग प्रवृत्ति का त्याग, वो प्रत्याख्यान, वो संभव है, परंतु आंतरिक मलिनता यानी प्रमाद और कषाय का नियंत्रण वो बहुत बहुत मुश्किल है।
इसका तात्पर्य ये है कि स्थूल शरीर की जो स्नायु संबंधी क्रिया होती है तो वहाँ उस चेतना स्तर तक ही नियंत्रण संभव है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। वहाँ तक ही हम नियंत्रण हम कर सकते हैं। भाव और लेशा के तंत्र पर नियंत्रण नहीं, वहाँ तो शोधन होता है, शोधन। नियंत्रण और शोधन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं और दोनों के ही स्थान हमारे शरीर में अलग अलग हैं। हमें उन सीमाओं का पता होना चाहिए और हमें उन सीमाओं के बारे में उसका ज्ञान होना चाहिए और उसकी हमें समझ होनी चाहिए। क्या मुसीबत है रे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।